हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे बुक के पीछे, हमारा बीबीदम का जो बुक है पार्ट 1 पार्ट 2, उसके पीछे जितने भी एमसीक्यूज है वो इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा मैं आपको वो भी साथ साथ बताते जाऊंगी, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखने से पहले अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो सबके लिए यूजफुल रहे। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करके स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टार्ट, ये आपको पहले, अगर आपने इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा, उसमें आपका एग्जाम में आया हुआ है अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग क्या होगा, एंड्स होगा। क्या होगा इसका आंसर? वेयर बुक कीपिंग, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। इसका मतलब बुक कीपिंग का स्कोप जो है वो बड़ा है, और अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का स्कोप जो है वो छोटा है, और अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो बड़ा है। साइकिल स्टार्ट, अकाउंटिंग साइकिल का एक प्रोसीजर है। पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर अपने अकाउंट्स अच्छे थोड़ा बहुत पढ़ा है, पहले हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेजर एंट्री लेजर में पोस्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। और उसके बाद लास्ट में क्या बनता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। तो वापस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जर्नल। तो सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जर्नल से। नेक्स्ट, द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स का ब्रांच कौन सा है? हमने तो अभी तक फाइनेंशियल, आप जो पढ़ रहे हो अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग भी उसका एक ब्रांच है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी ब्रांच है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सब फील्ड्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा ब्रांचेस नहीं है अकाउंटिंग का? ब्रांचेस अलग होते हैं और पार्ट अलग होते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग तो हो गया एक तरीका का अकाउंट, मतलब हम लोग जो बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो, इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सब ब्रांचेस है, पर बुक कीपिंग जो है वो ब्रांच नहीं है। तो ये ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर हो गए जो बिजनेस के अंदर में है, घर के अंदर कौन रहता है, ओनर्स रहते हैं, और हमारे मैनेजर्स रहते हैं। तो ओनर्स और मैनेजर्स हमारे कौन हो गए, इंटरनल यूजर। बाकी जो भी हो सब कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर। तो ओनर्स इंटरनल होंगे ना, एक्सटर्नल। इंटरनल मैनेजमेंट भी क्या होंगे, इंटरनल। क्रेडिटर्स क्या होंगे, एक्सटर्नल। सारे यूजर्स है या नहीं है, सब यूजर्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अब इंटरनल यूजर्स पूछा, इंटरनल यूजर्स कौन है, होते हैं हमारे एम्प्लॉयज को भी हम इंटरनल यूजर ही मानते हैं। कोई बुक में एम्प्लॉयज को इंटरनल माना है, किसी बुक में एक्सटर्नल माना है, तो इस बुक में इंटरनल ही माना गया। तो इसलिए ओनर्स तो होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, और एम्प्लॉयज भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एक्सटर्नल यूजर्स, अब यूजर्स में आपको पूछ लिया, एक्सटर्नल यूजर, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारा कंपनी का अकाउंट चेक करता है टैक्स के लिए। पोटेंशियल इन्वेस्टर, कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या देख के इन्वेस्ट करोगे? रिसर्चर, जो भी कंपनी के ऊपर रिसर्च करता है वो सब यही करके करता है, कंपनी के ऊपर अगर रिसर्च करना हो तो। फिर ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का लिमिटेशन है कि वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने में हम खरीदते हैं उतना में ही लिखना पड़ता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ओनली क्वांटिटेटिव देता है। पर एविडेंस इन लीगल मैटर, ये तो अच्छी बात है कि वो हमारे लीगल मैटर में एविडेंस बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसमें आप देखो आपको कैसे पूछा है, नॉट ए लिमिटेशन। आप ये मत देख लेना आपको पूछा है लिमिटेशन। अगर कभी भी नॉट हो, नॉट को अपना क्रश बना लो। क्या बना लो, नॉट को अपना क्रश। तो क्वेश्चन में कभी भी नॉट हो तो उसे पहले देखो। नॉट आपका क्रश है तो नॉट आपको पहले दिखनी चाहिए, क्रश आपको पहले दिखती है ना, वैसे नॉट आपको पहले दिखना चाहिए, और उसे क्रश बना के आंसर क्या हो जाएगा, एविडेंस इन लीगल मैटर। नॉट को पहले देखना। फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, फिक्स्ड एसेट मतलब क्या होता है, जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। लाइफ स्टॉक, एक डेयरी फर्म के लिए उसका काउज, लैंड जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, मशीन, ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दिस। फिक्स एसेट के और एक नाम है नॉन करंट एसेट, तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तो नॉन करंट एसेट में भी बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइफ स्टॉक ऑल आएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। तो फिक्स एसेट का और एक नाम ही क्या है, नॉन करंट एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंजिबल एसेट, टेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो किसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, गुडविल को देख सकते हैं, नहीं। पैटर्न्स को, नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस को पहले से अपने पैसा दे दिया, उसे आप देखोगे कैसे? पर क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका स्टॉक बच गया, उसे आप देख सकते हो कि नहीं, देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब क्या, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। कैश एट बैंक देख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हो, पर गुडविल देख सकते हो क्या, अच्छा नाम देख सकते हो क्या, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुडविल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट, करंट मतलब क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, विद इन 1 ईयर, जिसे हम 1 ईयर के लिए यूज करते हैं, और जिसे हम विद इन 1 ईयर किस में कन्वर्ट कर सके, कैश। और जिसको हम रीसेल के लिए लाते हैं, जैसे कि गुड्स, गुड्स क्या होगा, करंट एसेट। और जिसको हम विद इन 1 ईयर
कैश एट बैंक ऑलरेडी कैश में से, तो कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली, कैश एट बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एसेट? लिक्विड एसेट मतलब होता है जिसे आप जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सको वो उतना ही लिक्विड है, जिसे आप जितनी जल्दी किस में कन्वर्ट कर सको, कैश में। तो सबसे लिक्विड कौन सा होगा, ये ऑलरेडी कैश में ही है, तो ये ऑलरेडी सबसे लिक्विड एसेट ही हम लोग का कौन सा होता है, कैश इन हैंड, क्योंकि ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है। तो सबसे लिक्विड एसेट कैश इन हैंड, और ऑप्शन में भी कैश इन हैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिंग एसेट? वेस्टिंग मतलब क्या है, जितना हम उसे यूज करते जाते हैं वो वेस्ट खत्म होते जाता है, वो क्या होगा, कोल माइंस। कोल आप जितना एक्सट्रैक्ट करते जाओगे उतना ही खत्म होता जाएगा ना, रिड्यूस होते जाएगा, तो इसका आंसर होगा कोल माइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटरनल लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या होता है, घर का लायबिलिटी, बिजनेस के ऊपर धार है पर घर वालों का। आपने अगर अपने बहन से उधार लेके रखा है तो आपका इंटरनल लायबिलिटी, अगर आपने फ्रेंड से उधार लेके रखा है तो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी कौन सा होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैंक से उधारी, क्रेडिटर मतलब बाहर वालों से, इनकम टैक्स मतलब गवर्नमेंट को। तो कैपिटल, कैपिटल आपने किससे लेके रखा है, ओनर से, तो कैपिटल आपके लिए क्या हो जाएगा, इंटरनल लायबिलिटी। तो इसका आंसर क्या है, कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब बाहर वालों को देना है, किसको देना है, सैलरी पेबल टू स्टाफ बाहर वाला है, जीएसटी पेबल बाहर वाला है, लोन फ्रॉम बैंक बाहर वाला है, तो ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। करेंट लायबिलिटीज, करेंट मतलब आपको विद इन 1 ईयर ये पैसा देना ही देना है, वो आपके ऊपर, लायबिलिटी मतलब धार है, हेडेक है, तो कौन सा, क्रेडिटर को पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो सामान नहीं देगा। बिल्स पेबल मतलब क्रेडिटर को जो पैसा देना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल, लोन में आपको क्या देना बाकी है, इंटरेस्ट देना बाकी है, ऑल ऑफ द अबव, तो सारा ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपका फिक्स एसेट लायबिलिटी कंसेप्ट क्लियर है तो ये आप तो इजीली समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर आपको और रिवीजन करना है, थियरी भी रिवीजन करना है, ये भी रिवीजन करना है, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी। फिर फिक्स लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी का और एक नाम है नॉन करेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नॉन करेंट के बारे में पूछा है, तो फिक्स या फिर नॉन करेंट एक ही बात है। लायबिलिटीज मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो लॉन्ग टर्म लोन फिक्स्ड है। क्रेडिटर्स फिक्स है क्या, नहीं, क्रेडिटर करंट अभी हमने पढ़ा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी करंट है। शॉर्ट टर्म लोन नाम में लिखा है शॉर्ट टर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन। वापस से नॉन करंट लायबिलिटी, ऑप्शन में लॉन्ग टर्म लोन ही दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म लोन ही होगा। कैपिटल रिसीव, कैपिटल रिसीव मतलब क्या होता है, जो डेली बेसिस में नहीं मिलता है। आपने आज मोबाइल यूज किया, 4 साल बाद आप उसे बेच दोगे तो आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, वो आपको रोज थोड़ी मिलेगा, रोज थोड़ी आप अपने मोबाइल बेचते रहोगे, तब तो आपका बिजनेस हो गया। जो आपके बिजनेस से नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीव। और जो आपके बिजनेस से आता है, रोज आता है, हर दिन आता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीव। वैसे जो आपका कभी कभी खर्चा होता है, जैसे अपने मोबाइल आज खरीदा, अब 2 साल तो चलाओगे, तो वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो आपका रोज खर्चा होता है, जैसे आप गुड्स हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, या हर महीने या हर साल लेकर आओगे, तो वो हो गया आपका। अब आपको कहेंगे हम फोन भी रोज लाते हैं, पर वो एक्सेप्शन है। हर सब लोग हर महीने या हर साल में फोन नहीं भी बदलते, जनरली नहीं बदलते। फिर कैपिटल रिसीव में क्या होगा, रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आप रोज थोड़ी बेचते हो, कभी कभार बेच देते हो, गुड्स एंड सर्विस रोज बेचते हो। बैंक में अगर डिपॉजिट रखा हुआ है तो हर महीना या हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नन तो ऑप्शन में आता ही नहीं है। तो अगर आप फिक्स एसेट बेचते हो तो आपका कौन सा हो जाएगा, कैपिटल रिसीव्ड। नेक्स्ट रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू मतलब क्या, डेली बेसिस में आपको कौन सा मिलता है, फिक्स एसेट आप रोज बेचते हो, नहीं। किसी से लोन लिया वो रोज चुकाते हो, नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज तो आप रोज बेचते हो, उससे रोज पैसा आता है, या हर 2 दिन या हर 3 दिन, हर महीने पैसा आता है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग, वापस से रेवेन्यू रिसिप्ट पूछा है। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा होगा, डिविडेंड। आपको अगर आपने शेयर्स में पैसा लगाया तो आपको डिविडेंड मिलते रहेगा। आपने किसी को लोन दिया तो उसमें इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा। डिपॉजिट रखा है बैंक में तो उसे भी इंटरेस्ट, उसमें भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द ट्रीटेड एज कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट मतलब क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपको रोज देना पड़ता है ना, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, नहीं। इससे पता चलता है आपका ध्यान का है। उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हमें कभी कभी करना होता है। तो इसमें क्या होगा, सैलरी हर महीने देना पड़ता है, गुड्स खरीदना ही पड़ता है जैसे जैसे खत्म होते रहते हैं। ड्राइंग्स मतलब ओनर प्रोपराइटर मतलब ओनर, ओनर तो ड्राइंग्स करते ही रहता है, बिजनेस से पैसा निकालते ही रहता है, तो इसमें से तो कोई सा भी कैपिटल पेमेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन। विच ऑफ द ट्रीटेड इज रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू कौन सा है, इंश्योरेंस प्रीमियम हर महीने भरना पड़ता है, हर साल भरना पड़ता है। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग को रिपेयर करवाते रहना पड़ता है। फिर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स भी खरीदते रहना पड़ता है। ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द ट्रीटेड इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन सा, एक्सपेंसेस भी मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रोज के बेसिस में होता है। कमीशन पेड, हाँ, जितने बार आप कमीशन में बिजनेस कराओगे आपको देना पड़ेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग क्या रोज कंस्ट्रक्ट करोगे, तो ये तो नहीं है।
एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर आपने खरीदा तो रोज थोड़ी खरीदते हो, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कमीशन पेड। एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम। ए पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, ओज मनी टू द फर्म मतलब क्या है? वो फर्म से पैसा पाता है, फर्म से पैसा पाता है। फर्म से कौन पैसा पाएगा? जिससे आप उधारी में लेकर आओगे, उधारी में आप लाते किससे हो? अपने क्रेडिटर से। तो कौन होगा? क्रेडिटर। जिससे आप उधारी में सामान लेके आते हो वो आपसे पैसा पाता है। अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म, फर्म पैसा पाता है, ठीक है। फर्म पैसा पाता है किससे? अपने डेटर से, क्योंकि डेटर को हम सामान कैसे बेचते हैं? उधारी में बेचते हैं। नेक्स्ट, गुड्स मीन्स, आप कंफ्यूज हो जाते हो। डेटर पहले आप खरीद कर लाते हो, तो पहले अल्फाबेट में लेटर कौन सा आता है? सी। तो क्रेडिटर, जिसे आप खरीद के लाए हो उधारी में, हो गया क्रेडिटर। और जिसे आप उधारी में बेचते हो वो हो गया आपका डेटर। सी के बाद आता है डी, तो आपका डेटर। पहले आप खरीदोगे फिर आप बेचोगे। गुड्स मीन, गुड्स मतलब क्या होता है भाई? गुड्स commodity which are bought for use in the production process, commodity bought for the purpose of sale, bought for use as asset और नन ऑफ दी अबव। जिसे आप बेचने के लिए लाते हो उसे ही तो आप गुड्स कहते हो। अगर आप कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए लाओगे उसे तो आप रॉ मटेरियल कहोगे। कमोडिटी बॉट फॉर यूज एज एसेट, उसका तो नाम ही है एसेट है, तो वो गुड्स कैसे होगा? तो आंसर क्या होगा? जिसे आप बेचने के लिए लाए हो। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर भी क्वेश्चन है, कैश डिस्काउंट के ऊपर भी क्वेश्चन है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है? जब एक होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट देता है ऑन द लिस्ट प्राइस। किस पे? लिस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे होलसेलर ने किसको डिस्काउंट दिया? रिटेलर को। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और एक क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता है? मानो रिटेलर ने किसी को सामान बेचा और उसने कहा कि मैं आपको पेमेंट 10 दिन बाद करूंगा। रिटेलर ने कहा नहीं, आप 2 दिन में कर दीजिए, मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा? 5% डिस्काउंट। तो उसे हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हो गया जब एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, बोथ एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीविंग पेमेंट, पेमेंट रिसीव करते वक्त तो हम कैश डिस्काउंट देते हैं ताकि हमें पैसा जल्दी मिल जाए। तो जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हम क्या देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू, कैश डिस्काउंट हम किसे देते हैं? कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सप्लायर्स एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड, डेटर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट ऑन टाइम, ताकि आपको टाइम पे पैसा मिल जाए, इमीडिएटली पैसा मिल जाए, तो आप उसे क्या देते हो? कैश डिस्काउंट। तो इसका आंसर क्या होगा? हम किसे देते हैं ये चीज? डेटर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मतलब क्या? जो आप ड्रॉ करते हैं वो नहीं। ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है? हम इसे क्लियर कर देते हैं पहले। ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स मतलब होता है ओनर, जो बिजनेस का ओनर है, अगर उसने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी निकाला बिजनेस से, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। पर्सनल पर्पस के लिए क्या निकाला? कुछ भी निकाला बिजनेस के लिए। तो यूज ऑफ मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज, तो बिजनेस का खर्चा है। यूज ऑफ मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, ये भी बिजनेस का खर्चा है। यूज ऑफ मनी फॉर परचेज ऑफ एसेट, ये भी बिजनेस का खर्चा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का खुद का एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट, मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या फीचर होना चाहिए? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक मतलब इसमें पैसा इन्वॉल्व रहना चाहिए, ऑब्वियसली रहना चाहिए। इससे आपकी पोजीशन चेंज होती है। हाँ, पोजीशन तो चेंज होगी। मानो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी से सेल, किसी को सेल किया तो आपको पैसा मिला, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई या नहीं? पैसा आया तो इंक्रीज हुआ। चेंज मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑब्वियसली जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है किसमें एक्सप्रेस होने चाहिए? मनी में। ऑल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा? बुक्स में कौन सा एंट्री रिकॉर्ड होगा? अब देखते हैं। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स, अभी तक तो ऑर्डर ही मिला है, हम दिए तो है ही नहीं, तो ये कैसे रिकॉर्ड होगा? इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पे तो इंटरव्यू चल रही है, इसे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, हाँ इसमें आपने बेचा, पर क्या बेचा है इसमें? हाउस होल्ड, इसमें तो घर का सामान बेचा है, ये घर के बुक्स में जाएगा, बिजनेस की बुक्स में क्यों आएगा? आपको क्या पूछा है? बिजनेस की बुक्स में क्या आता है? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली डी। गुड्स टेकन बाय द बिजनेस फॉर, बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ओनर ने अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला तो हम उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स। तो इसी तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यूज हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए मुझे। और अगर आपको खुद को आंसर सॉल्व करना है तो आप पॉज करिए और आंसर खुद से निकाल लीजिए कौन सा होगा, फिर आप वापस से कंटिन्यू करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर का। तो अब ये रहा हमारा सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर में क्या है? जो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको थियरी में भी पूछा जाएगा और इससे मस्ट है एमसीक्यूज आएंगे, ये सीयूईटी में भी बहुत पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पर पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो आपको ये कंसेप्ट और कन्वेंशन आने चाहिए, तो उससे कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये भी आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट एंड कन्वेंशन प्रिंसिपल्स ये सब रिवाइज करने, तो आप कमेंट करिए, बताइए कि हमें उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वीडियो दूंगी। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ, तो इसका क्या है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एंटिटी। ये एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या होता है, बिजनेस और ओनर्स दोनों अलग होते हैं। अकाउंटिंग पर्पज से ओनर्स अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, ठीक है। इसीलिए हम कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो कैपिटल तो ओनर नहीं लगाया, ओनर का बिजनेस है, उसे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत नहीं। अकाउंट्स में ओनर्स अलग और बिजनेस अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द मनी मेजरमेंट, नाम से ही पता चलता है कौन सा कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट। हर एक चीज को किस में मेजर करना चाहिए, मनी, और जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो वही ट्रांजेक्शन कहाँ पे आएगा, बुक्स में आएगा। तो ट्रांजेक्शन ऑफ ओनली फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल मतलब मनी वाला, यस। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मेड, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ऑन इट्स रियलाइजेशन। हमें मिल ही गया, ओनली कौन सा नेचर का आएगा, फाइनेंशियल नेचर का, तो ये सब में से कुछ भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, वन। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब एक एंटिटी गो मतलब क्या, जाते ही रहेगी फॉर एन इनडेफिनिट एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बिजनेस कंटिन्यू होते ही रहता है, होते ही रहता है, इससे इसमें ये अज्यूम किया जाता है। और तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के हिसाब से मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स मेंबर, नहीं, ये तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ए बिजनेस एग्जिस्ट फॉर अ क्या, लॉन्ग एंड इंडेफिनिट पीरियड, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो गोइंग कंसर्न मतलब क्या, गोइंग, चलते रहो, चलते रहो। मनी मेजरमेंट, मनी में जिसे मेजर कर सके। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलग, ओनर्स अलग, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलग, ओनर्स अलग। नेक्स्ट क्या है, आ, ये आपको तो उसमें भी मिला होगा, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है, उसमें बहुत बार आपको पीवाईक्यू में पूछा गया है ये। एंटिसिपेटेड लॉसेस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन बट नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। जितना हो सके लॉसेस को दिखाओ, लॉसेस दिखाने से क्या होगा, प्रॉफिट कमेगा, प्रॉफिट कमने से टैक्स कम पे करना पड़ेगा। पर कभी भी लगता है प्रॉफिट होने वाले उसे मत दिखाओ, इसे क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव सोच। क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव सोच, इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, कंजर्वेटिज्म। तो आपको याद कैसे रहेगा, कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्वेटिव सोच। कंजर्वेटिव सोच क्या है, जितना हो सके आपको लॉसेस दिखाओ और जितना हो सके कम प्रॉफिट दिखाओ। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट, ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है। कितना एस्पेक्ट, दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये अकाउंटिंग इक्वेशन तो रट लो, एकदम रट लो। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा, एसेट इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट भी हो गया। आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया है, थोड़ा थोड़ा इससे आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी तब भी। कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब होता है सेम, सेम रहना। तो वैसे अकाउंट्स में भी क्या होना पड़ेगा, सेम फॉलो होना चाहिए। सेम मतलब लास्ट ईयर जो मेथड फॉलो किया था इस बार भी वो करो, नेक्स्ट ईयर भी वो करो। अगर सेम मेथड फॉलो करेंगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे। तो कंसिस्टेंट का कीवर्ड क्या है, सेम, सेम रहना। तो ऑल गैप आर टू बी फॉलोड, नहीं, ऑल द फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री शुड फॉलो आइडेंटिकल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर। इसका कीवर्ड क्या है, सेम, इसमें सेम आ रहा है तो यही होगा ऑब्वियसली। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल मतलब भी होता है सेम। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय रिमेन कंसिस्टेंट, ये भी सही है। ऑल गैप्स आर टू बी फॉलोड, तब तो ये भी सही है कि हर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें इसमें फॉलो करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, सेम, सेम आइडेंटिकल वर्ड रहे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। वापस से पूछा है कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म सोच क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट, यस, डेप्रिसिएशन लगाना, नहीं तो लगाना है क्या, प्रोविजन, पैसा अभी तक मारा ही नहीं, हम लोग पहले ही लिख के रख देते हैं हमारा पैसा मारा जाएगा, हाँ, तब तभी तो लॉसेस दिखा दो। रिकॉर्डिंग इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग, अभी तक देना बाकी है, प्रीपेड देना बाकी है, ऑल ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाते हैं। क्यों, ताकि हमारा पैसा अभी तक तो मारा ही नहीं गया, पर मारा तो जा सकता है ना, तो हम लोग पहले से लिख के रख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, ड्यू टू विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कौन सा कंसेप्ट की वजह से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं रिकॉर्ड होता, ओनली कौन सा कंसेप्ट रिकॉर्ड होता है, क्वांटिटेटिव। मनी मेजरमेंट क्या कहता है, हर एक ट्रांजैक्शन जिसको आप किस में मेजर कर सकते हो, मनी में, मतलब जिसको आप क्वालिटी में मेजर कर सकते हो लिखना ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनी मेजरमेंट।
अक्रूवल कंसेप्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स का दो बेसिस होता है। कितना बेसिस ऑफ अकाउंट्स होता है? दो बेसिस। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल, और एक हाइब्रिड होता है जो दोनों का मिक्स होता है। मेनली होता है कैश और अक्रूवल। अक्रूवल कैश मतलब क्या? जितना कैश आया, जितना कैश गया। कोई सा भी साल का कैश हो, 10 साल पुराना कैश भी मिला है ना, तो आप आज उसे लिखोगे। पर अक्रूवल कंसेप्ट में इस साल का कैश आया और इस साल का कैश गया, कैश आना कैश जाना इज डजंट मैटर। इस साल का ट्रांजैक्शन को इस साल में लिखना है। जैसे अभी का क्या, कौन सा साल चल रहा है? 2024 से 2025, तो 2024 से 2025 वाले ट्रांजैक्शन आपको इसी साल दिखाने, भले आपने कैश दिया है, कैश नहीं दिया है, कैश आया है, कैश गया है, वो मैटर नहीं करता। उसे हम क्या कहते हैं? अक्रूवल कंसेप्ट। और कैश कंसेप्ट मतलब क्या होता है? कैश आना चाहिए, कोई सा भी साल का हो, क्या आना चाहिए? कैश आना चाहिए और कैश जाना चाहिए, बस उसे ही लिखना है। जैसे आपने किसी को सैलरी नहीं दी, उसे मत लिखो। और एक्चुअल कंसेप्ट में किसी को सैलरी इस बार नहीं दी तो लिखना पड़ेगा, किसी को पहले से ही पैसा दे दिया तो लिखना पड़ेगा, किसी को किसी से बाकी में खरीद के लाए हो, उधारी में खरीद के लाए हो, तो लिखना पड़ेगा। वो होता है अक्रूवल कंसेप्ट। तो अक्रूवल कंसेप्ट हमारा बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग मतलब क्या होता है? हर एक इनकम को एक्सपेंसेस के साथ मैच करना होता है। किसको किसके साथ मैच करना है? इनकम को एक्सपेंसेस के साथ। जितना इनकम आया, जितना एक्सपेंसेस गया, उसको मैच कर दो। मैचिंग, इनकम, एक्सपेंसेस, मैचिंग। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड इन एवरी ईयर। हर साल हमें सेम 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 वर्ड आ गया। सेम किससे रिलेट करता है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ड्यू टू विच कंसेप्ट कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट मतलब होता है डिपेंडेंट लायबिलिटीज, मतलब अभी तक ये हमारे लिए लायबिलिटी नहीं हुई है, पर ये हमारी लायबिलिटी हो सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। मतलब अभी हमें पैसा, कंटिंजेंट अभी तक लायबिलिटी हुई नहीं है, पर ये हमारी लायबिलिटी क्या हो सकती है? हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक लायबिलिटी नहीं है तो उसे मत दिखाओ, नहीं, उसे भी हमें दिखाना पड़ेगा। वो कौन सा कंसेप्ट कहता है? फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोज करना होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें क्या करना है? फुल्ली डिस्क्लोज करना है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी किसका कंसेप्ट है? फुल डिस्क्लोजर। फुल्ली डिस्क्लोज करो हर चीज को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट। अकाउंट्स में हम हर एक चीज को कॉस्ट में लिखते हैं। अकाउंट्स में हर एक चीज को किस में लिखते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। कौन से कॉस्ट में लिखा जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है। जितने में खरीदते हैं उतने में लिखते हैं। आज उसका प्राइस जो भी चल रहा हो मार्केट में, डजेंट मैटर, बट जितने में आपने खरीदा उतना में लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इनकम ऑफ कौन से मेजर से वो भी इसमें क्या पूछा गया आपको? इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस में हम इनकम को मेजर करते हैं? इसका भी आंसर हमारा क्या होगा? मैचिंग। इनकम एक्सपेंसेस का कीवर्ड क्या है? मैचिंग कंसेप्ट। ओके। नेक्स्ट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। ये कौन सा कंसेप्ट है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है? जैसे आपको आज ऑर्डर मिल गया कि मुझे 20 तारीख को इतना सामान चाहिए, आपको ऑर्डर में मिल गया, आपको पैसा भी मिल गया, पर उसे आप अपना सेल बोल के नहीं लिखोगे। हाँ, मतलब आपको तो, आप तो सेल कर रहे हो 20 तारीख को, पर नहीं, सेल उसे कब लिखोगे? जब आपका ओनरशिप, आपके पास से सामान एक्चुअली में आपसे अपने बायर के पास चला जाएगा। सेलर से बायर के पास जब ट्रांसफर हो जाता है सामान, हम उसे कहते हैं रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। भले आपको पैसा मिला है, पैसा नहीं मिला है, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? सामान सेलर से बायर के पास जाना चाहिए। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। वो कौन सा बेसिस है? एक्रूअल बेसिस। पैसा आओ पैसा जाओ। कैश में तो पैसा आना भी पड़ेगा और पैसा जाना भी पड़ेगा, तो कैश बेसिस तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? अक्रूअल बेसिस। नेक्स्ट क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस, देखो, हम लोग जो भी बिजनेस पढ़ते हैं हम लोग अक्रूवल बेसिस में पढ़ते हैं। कैश बेसिस हम जनरली, हम लोग जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उसमें फॉलो नहीं होता है। तो कैश बेसिस किस कौन फॉलो करते हैं? प्रोफेशनल्स लोग, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स लोग क्या फॉलो करते हैं? कैश बेसिस। एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। किसमें हम एस्टिमेट्स एंड जजमेंट करते हैं? कैश में कुछ एस्टिमेट जजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, जितना कैश आया, जितना कैश गया, लिख दो। तो जजमेंट करने की जरूरत किसमें है? अक्रूवल बेसिस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में है, वो कौन बनाता है इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीए का इंस्टीट्यूट। कौन बनाता है? सीए का इंस्टीट्यूट। कौन है सीए का इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड इन ऑर्डर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया क्यों गया? स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं? आपके लिए क्यों स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि एग्जाम ऐसे देना है, एग्जाम वैसे देना है? ताकि हर चीज में यूनिफॉर्मिटी आए, हर चीज में सेम आए, कोई ये कोई वो ऐसा नहीं चले। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ये भी सही है। फिर और भी देखना पड़ेगा। ऑल भी, ऑल दिया हुआ है, आपको पता है ये राइट है, पर इसका मतलब ये बी और सी मत छोड़ दो, इसमें भी देखना पड़ेगा ये राइट है कि नहीं। मिस रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं हो। ठीक है, ये भी बात सही है। रिमूव एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब आपको लगता है ये टर्म भी सही है, ये टर्म भी सही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबको हटाने के लिए तो क्या आया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए।
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑल, इसीलिए बाकी ऑप्शंस को मत छोड़ो, बाकी ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है किसके लिए बनाए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सबके लिए बनाए गए, इन्वेस्टर्स के लिए, ऑडिटर्स के लिए, आउटसाइड पार्टीज के लिए, ऑल के लिए। विथ रेस्पेक्ट टू आईएफआरएस, आईएफआरएस क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया तो आईएफआरएस की एक कहानी है, आईएफआरएस लाया था इंटरनेशनली, आजकल सब अकाउंट्स फॉलो करते हैं इंटरनेशनली। हम क्या करते हैं? इंटरनेशनली भी सामान सेल करते हैं, तो इंटरनेशनली अगर सामान सेल करते हैं तो अकाउंट्स भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाना होगा। तो इसलिए अमेरिकन अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट्स ने हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बना के दिया और बोला कि दो ऑप्शन दिया, ये तो जैसा है उसे वैसे अडॉप्ट कर लो। और एक ऑप्शन दिया कि आईएफआरएस में चेंज, आईएफआरएस को और अपना इंडिया खुद का कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मिला दो, मिलाकर जो फॉर्म होता है आप वो बनाओ। तो इंडिया ने ये ऑप्शन चूज किया। इंडिया ने क्या किया? आईएफआरएस और इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मिला के नया से स्टैंडर्ड्स बनाया, जिसे हम कहते हैं इंडियस। तो इंडिया क्या किया? इंडिया ने क्या किया? अडॉप्टेड आईएफआरएस? नहीं, ऐसे तो नहीं किया। कन्वर्ज इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन लाइन विद आईएफआरएस, ये एकदम सही है। ठीक है, तो फ्रेम इट्स न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? नहीं, न्यू तो नहीं बनाया, क्या कर लिया था? कन्वर्ज कर लिया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कन्वर्ज। तो इस तरीके से हमारे सेकंड चैप्टर भी हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। और आपको इससे थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये जर्नल के क्वेश्चंस उस बुक से नहीं है, क्योंकि उस बुक में क्वेश्चंस नहीं थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन द फॉर्म ऑफ बिगनिंग एंड रीइंबर्सिंग द अमाउंट स्पेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द पेटी कैशियर। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक आपने किया होगा। जैसे आपने इस बार 300 रुपए दे दिए पेटी कैशियर को, और कहा जितना खर्चा होता है ले लो, और जितना बचेगा 300 में आपके खर्चे हुए 250, तो बचे कितने? 50। तो नेक्स्ट मंथ आपको और 250 रुपया दे देंगे। कितने देंगे? 250। 300 नहीं देंगे, कितना देगा? 250 रुपया। उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रेस सिस्टम। 250 आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि आपका 50 तो बचा हुआ है, प्लस 250 और मिलके 300 हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रेस सिस्टम। सेल्स बुक। सेल्स बुक किसका पार्ट है? सेल्स बुक हमारा पार्ट है जर्नल का। जितने भी बुक्स बनते हैं वो सब्सिडियरी बुक, 8 सब्सिडियरी बुक जो भी है, वो किसका पार्ट है? जर्नल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्नल। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय द प्रोप्राइटर? कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाना है यहाँ पे? लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। किसका होगा लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस हमारा होगा ओनर का। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? ड्रॉइंग्स। क्योंकि ओनर से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा वो कहाँ जाएगा? ड्रॉइंग्स में। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस वेजेस आर पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी? ये सब क्वेश्चन आपको क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको लगेगा इसमें मशीन को इंस्टॉल करवाए तो इंस्टॉलेशन चार्जेस होने चाहिए, पर नहीं। मशीन को इंस्टॉल करवाने का खर्चा मशीन में ही ऐड किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सब्सिडियरी बुक? कितना नंबर है टोटल? 8 नंबर ऑफ बुक है। कितने बुक्स है? 8 बुक। सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। 6 हो गए। एक है लास्ट में जर्नल प्रॉपर, और एक हमारा सबसे मेन आता है कैश बुक। तो ये 8 बुक्स है। नेम द ट्रांजैक्शन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स। कैश बुक के दोनों साइड में कौन सा रिकॉर्ड किया जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या रिकॉर्ड किया जाता है? कॉन्ट्रा एंट्रीज रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न बुक ऑलवेज है। सेल्स रिटर्न सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्या होता है? सेल्स हमारे लिए इनकम है। इनकम इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैनल में वीडियो अवेलेबल है, अगर याद नहीं है डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स याद कर लो। सेल्स इंक्रीज होने से क्या होता है? क्रेडिट। अब आपको इसमें क्या पूछा है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स इंक्रीज होने से होगा क्रेडिट। अब सेल्स रिटर्न तो उसका उल्टा होगा। तो सेल्स रिटर्न इंक्रीज होने से क्या होगा? डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न इंक्रीज होने से क्या होगा? डेबिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। इसका आंसर क्या होगा? डेबिट बैलेंस। जर्नल प्रॉपर में कौन सा एंट्रीज आता है? जो बाकी बुक्स में, जो बाकी के बुक्स में नहीं आते, वो सारे जर्नल प्रॉपर में आते हैं। सेल ऑफ एसेट्स फॉर कैश, कैश बुक में आएंगे। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश बुक में आएंगे। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट आएंगे सेल्स बुक में। तो सेल ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट किस में आते हैं? हमारे जर्नल प्रॉपर में। एसेट्स को अगर आपने बाकी में बेचा। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, मशीनरी ऑन क्रेडिट ना, क्योंकि मशीन है तो एसेट है, एसेट को आपने परचेज किया तो परचेज बुक में नहीं आएगा, क्योंकि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ही आता है परचेज बुक में। तो बचा क्या हमारा? जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या है? आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हो, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब बैलेंस बैठेगा डेबिट साइड में। इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव बैलेंस। और बैंक कॉलम का नेगेटिव बैलेंस मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट।
द बैलेंस इन पेटी कैश बुक का जो भी बैलेंस होता है वो हमारे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, पैसे है, पैसे को हमें यूज करना है, तो बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं। नेक्स्ट, बैड डेट रिटर्न ऑफ इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, बैड डेट आपने लिख के रखे थे, अब रिकवर हो गए, तो रिकवर हो गए तो हम उसे कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, अगर हमारा बैड डेट रिकवर हो गया तो उसे कौन से अकाउंट में लिखते हैं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन, आपने कैश डोनेशन दिया, कैश में डोनेशन दिया, तो अगर आप कैश में डोनेशन दोगे तो आपका कैश कमेगा या बढ़ेगा, कैश कम जाएगा। कैश क्या होता है हमारा, एसेट, एसेट कम होने से क्या होता है, क्रेडिट, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा हमारा, कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट। नेक्स्ट, अ कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री मतलब क्या होता है, जिसमें दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या होते हैं, दो से ज्यादा अकाउंट होते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो एक कंपाउंड जनरल एंट्री, जर्नल एंट्री में क्या होते हैं, ओनली क्रेडिट बैलेंस, नन, ओनली क्रेडिट बैलेंस, नन। तो आंसर क्या होगा, डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये जर्नल एंट्री, जर्नल में डेबिट क्रेडिट दोनों होगा, तो ओनली क्रेडिट कैसे होगा। कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर फॉर परचेजर ऑफ गुड्स, कैश मेमो, कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर फॉर, जिसने हमसे गुड्स परचेज किया उसे हम कैश मेमो देते हैं। क्या चीज के लिए देते हैं, क्योंकि हमने, उसने हमसे क्या खरीदा है, कुछ खरीदा है, कैसे खरीदा है, कैश में ना क्रेडिट में, क्रेडिट में खरीदेगा तो हम कैश मेमो क्यों देंगे, तो क्या होगा आंसर, कैश परचेज। नेक्स्ट क्या है, इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स, इनवॉइस क्या है, अब इनवॉइस पूछा है इसमें, सेलर ऑफ गुड्स, कौन सा वाउचर पूछा है, इनवॉइस, कैश मेमो बोला है क्या, नहीं, क्या पूछा है, इनवॉइस, इनवॉइस हम कब देते हैं, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, क्या करते हैं हम, क्रेडिट सेल्स, इनवॉइस देते हैं जब क्रेडिट सेल्स, और कैश मेमो जब हम कैश परचेज या सेल्स करते हैं। व्हेन गुड्स आर परचेज अगेंस्ट कैश द परचेजर विल गेट, अभी तो हमने पढ़ के आया, क्या मिलेगा उसे, कैश मेमो मिलेगा, क्या मिलेगा, कैश मेमो। liabilities of a firm are 60,000 and capital is 40, total assets are, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इक्वल, क्या होता है, एसेट इक्वल क्या आ जाता है हमारा, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल क्या है, एसेट इक्वल होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो यहाँ पे हमारा लाइबिलिटीज कितना है, 60,000 और कैपिटल कितना है, 40, तो 60 प्लस 40 करने से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 लाख, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 लाख। एसेट इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। डेबिट, डेबिट मीन्स क्या होता है, डेबिट मतलब हो गया डिक्रीज इन एसेट, मतलब होता है क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी मतलब भी होता है क्रेडिट, इंक्रीज इन कैपिटल मतलब भी होता है क्रेडिट, तो डेबिट मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन एसेट। अब वापस से अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को तो एकदम रट लो, आएगा इससे क्वेश्चन, टेंशन ही मत लो आप। लायबिलिटीज इक्वल क्या होगा, क्या माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल। जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शंस इन, जर्नलाइजिंग किसका प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन को हम अगर जर्नल में लिखकर दिखाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग, तो जर्नल में लिखने का प्रोसेस है। ट्रांजैक्शन बीन रिकॉर्डेड इन जर्नल, जब हम जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्रीज कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंट्रीज। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, आपको इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद रखने होते हैं। LIC, इसका एक रूल है, LIC इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट, डिक्रीज होने से होता है डेबिट, इंक्रीज होने से क्रेडिट, तो LIC में C आता है कैपिटल, L आता है लायबिलिटी, I आता है इनकम, तो ये तीनों इंक्रीज होने से क्या होते हैं, क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट, तो इसका बैलेंस में क्या आएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारे जर्नल के क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आएंगे। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है लेजर। देखो लेजर में क्या है, लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ, जर्नल को हम कहते हैं, जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और लेजर को कहते हैं, लेजर इज द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, क्या कहते हैं, फाइनल एंट्री, तो इसका और एक नाम क्या है, लेजर इज द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, लेजर को हम किसके बनाते हैं, हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था, जर्नल, किससे बनाते हैं, जर्नल। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट सोर्स, कैश का डेबिट बैलेंस मतलब, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, कैश इन हैंड, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम है मतलब क्या है, कैश पेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस इज इंक्रीज व्हेन दैट अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट अगर डेबिट करेंगे तो मतलब वो इंक्रीज हुआ है। अभी LIC में हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट, क्रेडिटर भी होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट, तो बचा क्या, बिल्डिंग, एसेट, एसेट इंक्रीज होने से होता है डेबिट। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, JL, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, JLTF, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस को हम किसके बेसिस पे बनाते हैं, लेजर के बेसिस में। तो इतना इजी है, इतना इजी, आपको अगर रिलेटेड सब कुछ आते तो आप इजीली समझ जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस, किसमें हमेशा डेबिट बैलेंस शो होता है,
आपको अकाउंट जानना होगा सबसे पहले। बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट। परचेज रिटर्न क्या होता है? एक्सपेंस। परचेज होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज होने से होता है डेबिट। तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा होगा, इंक्रीज होने से होगा क्रेडिट। फिर सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम होता है, इनकम इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट, वापस से डेबिट नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस कौन सा दिखाएगा? बैंक एसेट, एसेट इंक्रीज डेबिट। बिजनेस प्रेमिसेस जहां पे आप करते हो भी एसेट, एसेट इंक्रीज डेबिट। सेल्स क्या होता है आपका? इनकम, इनकम इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट। तो क्या होगा आंसर? क्रेडिट। नेक्स्ट क्या पूछा? अनिल अ डेटर ऑफ 16,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट मतलब उसका दिवालिया निकल गया, अब वो कुछ भी उसके पास नहीं है, पर फिर भी हमें उसे 40 पैसे इन रुपीज मिल जाएंगे। मतलब अगर 1 रुपया आप उसे 1 रुपए पाते हो तो अब वो आपको 40 पैसे देगा। मतलब 1 रुपए में हो गए 100 पैसे, 100 पैसे में आपको मिलेंगे 40 पैसे, मतलब 40%। तो पोस्टिंग विल बी मेड टू अनिल्स अकाउंट फॉर, तो अनिल्स अकाउंट में आपको कितना रुपया मिलेगा? तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, कुछ तो कैश आपको मिल रहा है 40%, बाकी का पैसा आपका डूब गया। बेड डेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, अगर आपको जर्नल आता है कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू अनिल, क्या हो जाएगा? कैश डेबिट, बेड डेट डेबिट टू अनिल। ठीक है। अब कैश आपको कितना मिलेगा? 40%। 16,000 का 40% कितना होगा? 16 फोर जा 64, 6400। तो अनिल अकाउंट में आपको पूछा है, पर अनिल से तो आप पूरे रुपए पाते थे। कितने रुपए पाते थे? पूरे 16,000 ही पाते थे। सो 16,000 से अनिल का हो जाएगा, कम जाएगा। तो अनिल अकाउंट में तो 16,000 आएंगे, और कैश अकाउंट में कितने आएंगे? 6400। और बेड डेट अकाउंट में कितने आएंगे? 16,000 माइनस 6400। ठीक है, समझ गया। द प्रोपराइटर इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 इन द बिजनेस थ्रू एनईएफटी, द अमाउंट विल बी पोस्टेड इन द लेजर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ। क्या इंट्रोड्यूस किया है? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से एंट्री क्या? एनईएफटी मतलब क्या? बैंक के थ्रू। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो द अमाउंट विल बी पोस्टेड इन द लेजर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ। क्रेडिट साइड ऑफ क्या होगा? किसमें आएगा? क्या होगा? कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ क्या? कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर हो गया कैपिटल। तो ये अगर आपको जर्नल और लेजर एंट्रीज अच्छे से करने आते हैं तो आप इजीली समझ जाओगे इसमें भी। अब हमारा लेजर हो गया, हम रिलेटेड कंसेप्ट भी करके जा रहे हैं, तो होप आपको लग रहा होगा ये यूजफुल है। अब हम लेजर के बाद उसके जो भी नेक्स्ट चैप्टर्स है उसे हम करते हैं। लेजर के बाद हमारा फर्स्ट बुक में बचता है लेजर, जो भी हमारे सब्सिडियरी बुक्स थे उसका क्वेश्चंस, और बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। द परचेज बुक कंटेन्स, सब्सिडियरी बुक्स आ गया। परचेज बुक हमें बस ध्यान रखने, परचेज बुक में आएगा ऑल क्रेडिट परचेज। क्या आएगा? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कौन सा परचेज? क्रेडिट परचेज। जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में कौन सा ट्रांजेक्शन आता है? परचेज आता है? नहीं। सेल्स ऑफ गुड्स आता है? नहीं। एक्सपेंसेस पेड इन कैश आएंगे कैश बुक में। तो ऑल एडजस्टिंग एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हमारे किस में आएंगे? जर्नल प्रॉपर में। periodical total of return inward book, return inward book is posted to periodical total of return inward book। return inward book मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का टोटल किस में पोस्ट किया जाएगा? आपका सेल्स रिटर्न आपका क्या होता है? सेल्स रिटर्न आपका सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। सेल्स रिटर्न बुक, अब उसका डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा आपको वो जानना है। तो पीरियडिकल टोटल ऑफ इज पोस्टेड टू द वर्क। अब सेल्स इनकम है, इनकम इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट, पर सेल्स रिटर्न तो वो होगा, उल्टा होगा, तो वो इंक्रीज होने से हो जाएगा डेबिट। तो इसका क्या होएगा? डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डेबिट। व्हेन एन एक्सेप्टेंस इज गिवन ऑन ए बिल ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर, क्रेडिटर ने बिल ड्रॉ किया और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इट इज रिकॉर्डेड इन, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको आप क्या कहोगे? आपके लिए वो क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस दिया और आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो वो आपके लिए हो गया बिल्स पेबल। पर क्रेडिटर उसे क्या बोलकर लिखेगा? क्रेडिटर उसे लिखेगा बिल्स रिसीवेबल। आपके लिए बिल्स पेबल और क्रेडिटर के लिए बिल्स रिसीवेबल। कौन सा एंट्री जर्नल प्रॉपर में नहीं आता? नॉट, नॉट पूछा है। ओके, कौन सा पूछा है? नॉट। तो क्रेडिट सेल्स किस में आता है? सेल्स बुक में। ऑब्वियसली ओपनिंग एंट्री आता है, क्लोजिंग आता है, एडजस्टिंग आता है। तो क्रेडिट सेल्स क्या होगा? ये नहीं आता है। अ डैश नोट इज सेंट टू अ सप्लायर व्हेन वी रिटर्न गुड्स, जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो हम सप्लायर को क्या देते हैं? डेबिट नोट, क्योंकि ये कौन देगा? डेटर देगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? डेबिट नोट। अगर सप्लायर हमें कुछ नोट देता तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट नोट। अभी ये क्या हो जाएगा? डेबिट नोट। बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक कौन सा बुक है? स्पेशल पर्पस बुक। वो ऑटो बुक्स को हम क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस बुक। तो बिल्स पेबल बुक कौन सा हो जाएगा हमारा? स्पेशल पर्पस बुक, क्योंकि उस ऑटो बुक को हम क्या कहते हैं?
स्पेशल पर्पस बुक। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ये हो गया हमारा ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स के लिए अलग से कोई बुक मेंटेन नहीं है तो वो कहाँ पे आएगा, जर्नल प्रॉपर। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर क्या खरीदा है, एसेट, गुड्स खरीदा है क्या, नहीं, अगर गुड्स खरीदते तो परचेज बुक में आ जाता, और अगर कैश में खरीदते हो तो कैश बुक में आता। तो फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर खरीदना मतलब एक्स्ट्रा एंट्री, ये आ जाएगा जर्नल प्रॉपर में। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को आप कौन से बुक में लिखेगा, परचेज रिटर्न का और एक नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि ये आपसे आउट हो गया, आपने कुछ परचेज करके लाया, वो डिफेक्टिव निकल गया तो वापस रिटर्न कर दोगे तो वो आउट हो गया, तो वो कौन सी बुक में लिखा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड बुक। द पीरियडिकल टोटल ऑफ परचेज, परचेज बुक का पीरियडिकल टोटल, परचेज इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट, तो इसका पीरियडिकल टोटल किस में आएगा, डेबिट साइड, डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, द पीरियडिकल टोटल वैसे सेल्स का, क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 40,000 प्लस आईजीएसटी 18%, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 40,000 का गुड सेल किया, उसमें आईजीएसटी 18% है, तो आपका सेल्स अकाउंट में कितना आएगा, आईजीएसटी तो आपका आएगा आउटपुट जीएसटी वाला अकाउंट में, तो सेल्स कितना का हुआ, 40,000 का हुआ। हाँ, आप जिससे पैसे पाते हो 40 प्लस 18% पाते हो, जो आपका डेटर है उसमें 40 प्लस 18% प्लस होकर आएगा, पर आपने सेल्स कितना क्या किया, 40,000 का, उसमें जीएसटी 18% है, तो सेल्स में 40,000 ही आएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, आप प्लस करके लिख दोगे अमाउंट, नहीं, और इसमें प्लस करके नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, 40,000, क्या हो जाएगा आंसर, 40,000। वैसे गुड्स सोल्ड ऑन वापस से 30,000 का पूछा आपको, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट में क्या आएगा, वापस से 30,000 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30,000। ओके, डन है। फिर क्या है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग फॉलोइंग अल्टरनेटिव, वापस से कैश बुक का, कैश बुक से इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, कैश बुक को हम क्या कहते हैं, जर्नल, लेजर, स्पेशल पर्पस बुक या प्रिंसिपल बुक। तो कैश बुक क्या है, हमारा जर्नल भी होता है, हमारा लेजर भी होता है, या फिर हमारा स्पेशल पर्पस बुक्स भी होता है, ठीक है। तो आंसर अब कौन सा सही होगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि कैश बुक में सभी आते हैं, जर्नल भी है, लेजर भी है, स्पेशल पर्पस बुक भी है, प्रिंसिपल भी है। फिर द कैश बुक रिकॉर्ड्स, कैश बुक में क्या आते हैं, सारे कैश पेमेंट्स आते हैं और सारे कैश रिसीप्ट आते हैं, क्रेडिट कुछ भी नहीं आता। इसमें क्या होता है, क्रेडिट कुछ भी नहीं आता है, तो इसमें सारे क्या आते हैं, कैश से रिलेटेड बैलेंसेस आते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा था, बैलेंस इन द पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक में जो भी हमारा बैलेंस है वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, क्या होता है, एसेट। द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इंडिकेट्स, कैश अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, कैश इन हैंड, क्या होता है, कैश इन हैंड। कैश डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड इन, कैश डिस्काउंट्स अगर आपने दिया तो वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश में आपने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, तो कैश डिस्काउंट आपका कहाँ पे आएगा, कैश बुक में। इफ गुड्स आर सोल्ड टू मिस्टर आनंद इन कैश, द एंट्री विल बी मेड इन, किस कैसे सेल किया आपने, कैश में, तो एंट्री कहाँ पे आएगा, कैश बुक में। पेटी कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली, पेटी कैश बुक में क्या होता है, पेटी एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंसेस आता है, पेटी एक्सपेंसेस जो आपने कैश में दिया है, कैसे दिया है, सारे पेटी एक्सपेंसेस पर कैसे होना पड़ेगा, कैश में। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज बैलेंस, कभी भी डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंस नहीं करते, तो इट इज नीदर बैलेंस नॉर टोटल, इसको बैलेंस टोटल करने की कोई जरूरत नहीं होती। द बैलेंस ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक, बैलेंस ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम का डेबिट साइड, साइड का अगर ज्यादा है तो वो क्या होता है, आपके बैंक में कितने पैसे जमा है, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो क्या होता है, बैंक से कितने पैसे विड्रॉन है, उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं हम उसे, बैंक ओवरड्राफ्ट। कस्टमर चेक रिटर्न डिसओनर्ड, अगर आपको डिसओनर होकर आ गया कस्टमर का चेक, तो आप उसे कहाँ लिखोगे, तो इसे हम कहाँ लिखते हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम में, कहाँ लिखते हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम में, तो ये कहाँ आ जाएगा, कैश बुक के बैंक कॉलम में। इससे हमारा सारा बुक्स का जितना भी एमसीक्यूज था वो हो गया, 8 सब्सिडियरी बुक्स होते हैं। अब हम करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, थोड़ा सा ये रोटेट में प्रॉब्लम आ गया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय होम, तो आप फोन को रोटेट करके भी देख सकते हो। कौन प्रिपेयर करता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हमने हमारे वो वाले वीडियो में भी किया है। कौन प्रिपेयर करता है, कस्टमर ऑफ ए बैंक। पासबुक इज ए कॉपी ऑफ द अकाउंट ऑफ द कस्टमर, पासबुक क्या शो करते हैं, कॉपी ऑफ द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। बैंक कस्टमर इन द बैंक, बैंक के लेजर में पासबुक बनता है, किसके, बैंक के लेजर में, ठीक है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट शोज, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, बैंक का नेगेटिव, कैश का पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट, क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव, और वैसे ही बैंक पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट और नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, डेबिट बैलेंस। फिर व्हेन कैश एंड चेक आर डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर,
अगर कैश और बैंक डिपॉजिट करेगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कभी भी हमारे बैंक में पैसा जाता है तो बैंक हमारे अकाउंट को क्या करता है, क्रेडिट। क्या करता है, जनरली हम क्या करते हैं, कैश को डेबिट करते हैं, पर बैंक अकाउंट हम लोग को क्या करता है, क्रेडिट करके देता है। ठीक है। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल, नाम में लिखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर टू व्हाट, रिकंसाइल द डिफरेंसेस। ठीक है। अब आ गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक, इज अ पार्ट, is a statement prepared by bank, is a statement prepared by customer। तो आंसर क्या होगा, it is a statement prepared by customer। अब पासबुक is a copy, पासबुक क्या है, it is a copy of customer's account in the bank's book, कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम एंड कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम। क्या होगा पासबुक, कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक। ठीक है, कस्टमर का जो भी अकाउंट है बैंक के बुक में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, किसके बैलेंस से प्रिपेयर किया जाता है, अगर आपने किया है तो उसमें कैश बुक का भी बैलेंस दिया हुआ रहता है या फिर पासबुक का भी बैलेंस दिया हुआ रहता है, तो दोनों के बैलेंस से किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, when when balance as per पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द, क्या दिया हुआ है, ये तो आपको इसका कंसेप्ट दे दिया, क्या चीज ऐड करना होता है, क्या चीज सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो इसमें एज पर किसका दिया हुआ है, आपको पहले ये देखना पड़ेगा, एज पर पासबुक। एज पर पासबुक अगर दिया है तो आपको पासबुक को ही एडजस्ट करना है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, कस्टमर अगर बैंक में डिपॉजिट कर देगा तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, पर कैश बुक तो इंक्रीज नहीं होगा। पर हमें किससे एडजस्ट करना है, पासबुक को, तो पासबुक को हम क्या कर देंगे, माइनस। वैसे व्हेन द बैलेंस इस पर, वैसे आपको इस पर बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट दिया, तब चेक इशूड क्या होगा, वैसे कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया तब क्या होगा। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है कि इंक्रीज होने से क्या होता है, डिक्रीज होने से क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो इससे हमारा फर्स्ट बुक पूरा कंप्लीट हो गया अप टू, तो उससे हमारा वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारा वॉल्यूम 2 पहला आता है, उसमें ट्रायल बैलेंस चैप्टर। डैश अकाउंट इज क्रिएटेड व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, कभी भी इसमें हम फिल इन द ब्लैंक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आपको कंसेप्ट जानना जरूरी है, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। जब कभी भी अगर दोनों साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस नहीं मिले तो हम उसे, तब हम क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस में छोड़ देते हैं क्या होने वाला है, क्या से होने वाला है, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। द डैश बैलेंस इज अ प्राइमरी फेसी एविडेंस ऑफ द, अगर ट्रायल बैलेंस क्या है, प्राइमरी फेसी एविडेंस, मतलब वो एक एविडेंस है कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या एक्यूरेट है। ठीक है। उसके बाद ये हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तब फिर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पार्ट से। अगर आप गुड्स, आपने गुड्स सेल किया और आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस एरर को हम क्या कहते हैं, उस एरर को हम कहते हैं ओमिशन। क्यों, क्योंकि आपने ओमिट कर दिया रिकॉर्ड करना। पोस्टिंग ऑफ 491 इन बीज अकाउंट एज 419, आपने 491 को 419 कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन। क्या बोलते हैं हम इसे, एरर ऑफ कमीशन। दो टाइप के एरर होते हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन एंड एरर्स ऑफ कमीशन। इफ परचेज ऑन मशीनरी ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक, इट इज एन एरर। इसे परचेज बुक में तो लिखना ही नहीं था, इसे जर्नल प्रॉपर में लिखना था। तो इसे हम कौन सा एरर कहते हैं, इसे हम प्रिंसिपल एरर कहते हैं। कौन सा एरर कहते हैं, जब आप किसी और का चीज किसी और में लिख दो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एरर। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलकर लिख दिया। एरर्स जो भी ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है, उसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं उसे, कंपनसेटिंग एरर, क्योंकि ये एरर्स ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है। डेबिटिंग वेजेस अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी इज एन एरर ऑफ, आपको अगर आपने मशीनरी के लिए वेजेस दिया है तो वो मशीन अकाउंट में जाता है, ना कि वेजेस अकाउंट में। वापस से ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, अगर रॉन्ग बैलेंसिंग है तो वो क्या है, एरर ऑफ कमीशन। क्या है, एरर ऑफ कमीशन। पोस्टिंग में गलती है, उसमें गलती है, तो ये सब क्या हो गया, एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ एरर। फिर ट्रायल बैलेंस फेल्स टू डिटेक्ट एरर्स ऑफ ओमिशन इन ओरिजिनल बुक, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। कौन सा एरर डिटेक्ट नहीं करता, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था, क्या, कंपनसेटिंग एरर। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है क्या, नहीं। इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं। समरी है क्या, नहीं। क्या है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। क्या है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट। ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड after recording transaction in subsidiary book, after posting to ledger to complete and accounts have been balanced, after preparation of financial statement। ऑब्वियसली थर्ड स्टेप में आता है JLTF, ट्रायल बैलेंस। तो लेजर कंप्लीट हो गया और अकाउंट्स में बैलेंस हो गया, तब क्या प्रिपेयर करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस। प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है या नहीं है, नहीं है। प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है, ऑप्शनल। ठीक है, क्या होता है, ऑप्शनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कैपिटल को रेवेन्यू नहीं माना, रेवेन्यू को कैपिटल नहीं माना। परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदा तो उसे मशीन में लिखना था, परचेज में क्यों लिखा। पर इसमें क्या पूछा, नॉट, तो ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। रिपेयर और ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, आपने रिपेयर में लिख दिया पर इस सेकेंड हैंड मशीन में जाएगा, तो ये भी है।
सेल ऑफ ओल्ड कार क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, ओल्ड कार आपने बेचा तो ये तो आपने एसेट सेल किया, उसे आपने क्रेडिट वापस से, ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश पोस्टेड टू परेश, ये तो अपने अकाउंट में गड़बड़ कर दिया, इसमें आपने प्रिंसिपल का कोई गड़बड़ नहीं किया, तो ये वाला होगा, तो ये प्रिंसिपल एरर नहीं है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है इसमें, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग कंप्लीट ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशन। ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है। एसेट अकाउंट, एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट, तो एसेट अकाउंट शोज व्हाट, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय, अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस किससे इफेक्ट होता है, अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस सारे एरर से इफेक्ट होते हैं, तो बोथ ए एंड बी। इफ द ट्रायल बैलेंस अग्री, अगर आपके ट्रायल बैलेंस अग्री कर दिया तब भी एरर हो सकता है, देयर में बी वन साइडेड एरर इन द बुक, देयर में बी बोथ साइडेड एरर, देयर में बी टू साइडेड एरर्स इन द बुक, देयर इज नो, अग्री कर दिया मतलब इधर भी 500 लिखा है इधर भी 500 लिखा है, पर एरर तो दोनों साइड में हो सकता है, 500 लिखना ही नहीं था हमें, तो देयर में बी टू साइडेड एरर होने से दोनों साइड क्या हो सकता है, अग्री हो सकता है। तो ये थे ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आता है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में क्या क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन में पहले क्या है, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस दो मेथड है मेनली हमें पढ़ने होते हैं डेप्रिसिएशन में, एक स्ट्रेट लाइन जिसमें इक्वल अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है, और एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस, वैल्यू जितना गिरते रहता है उसमें अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, इसमें डेप्रिसिएशन किस में कैलकुलेट होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू, कौन से वैल्यू पे, रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फंड फॉर, किस चीज के लिए फंड देता है हमें, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन से पैसे जमा होते रहते हैं, किस चीज के लिए जमा होता है, ताकि हम रिप्लेस कर दे अपना फिक्स एसेट को। फिर डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, अपोर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, एसेट का ओवर इट्स यूजफुल लाइफ कितना वैल्यू कमता है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इट डज नॉट अराइज इन द वैल्यू ऑफ, डेप्रिसिएशन किस पे नहीं लगता, डेप्रिसिएशन गुडविल में नहीं लगता, किस में नहीं लगता, गुडविल, क्योंकि डेप्रिसिएशन, गुडविल में क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन, क्या होता है गुडविल में, अमोर्टाइजेशन, इसलिए। द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्यों डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं, टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है, क्यों लगाते हैं, एलोकेट द फिक्स कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इट इज द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, डेप्रिसिएशन किस चीज का प्रोसेस है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट, कन्वर्टिंग कैपिटल प्रॉफिट इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कन्वर्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेप्रिसिएशन में क्या होते हैं, हम जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन का खर्चा को हम ओवर इट्स यूजफुल लाइफ दिखाते हैं, तो कन्वर्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेप्रिसिएशन किस किस वजह से होता है, वेयर एंड टेयर, फटने की वजह से, खराब होने की वजह से, ठीक है, होगा ऑब्सोलेसेंस, वो आउटडेट हो जाता है इसलिए, टाइम फैक्टर, तो ये तो तीनों ही होगा, तो इसमें तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होना था, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ही नहीं है। द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है मशीन का, 4000, ठीक है, क्या है ओरिजिनल कॉस्ट, 4000, 2 years later the book value is 2000, 2 साल बाद इसका बुक वैल्यू, इफ द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट और 2 साल बाद इसका बुक वैल्यू कितना है, 2000, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, क्या होगा, 4000 है और 2 साल बाद उसका बुक वैल्यू हो गया 2000, मतलब हर साल कितना कम रहा है, 1000 और 1000, 1000 ऑफ, आप 1000 कम रहा है तो 1000 4000 का कितना परसेंट होगा, 1000 4000 का कितना परसेंट होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100%, आप निकालो कितना होगा, कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100%, 25%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25%। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ, अगर आप फिक्स एसेट बेचते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, वो आप कहाँ पे लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ पे लिखते हो आप उसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट, रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, कौन सा इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन विच एसेट, कौन सा एसेट में डेप्रिसिएशन लगता है, करंट में लगता है, नहीं, फिक्स में फिक्टिशियस में लगता है, नहीं, किस में लगता है, ये फिक्स्ड एसेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब है बेड डेट, प्रोविजन एंड रिजर्व, बेड डेट अकाउंट, फॉर राइटिंग ऑफ बेड डेट अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, बेड डेट टू डेटर। प्रोविजन फॉर बेड डेट अकाउंट ऑलवेज शोज प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन, प्रोविजन हम लोग के लिए होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट, तो इट शोज व्हाट, क्रेडिट बैलेंस। इन बैलेंस शीट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम, बैलेंस शीट में से किससे डिडक्ट किया, किससे डिडक्ट करके दिखाया जाता है, डेटर्स से, किससे डिडक्ट करके दिखाया जाता है, डेटर्स से। बेड डेट रिटर्न ऑफ सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, वापस से रिकवर अगर कर लिया तो उसके हम कहाँ लिखेंगे, बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट में। व्हेन देयर इज प्रोविजन फॉर बेड डेट इज ट्रांसफर्ड टू, अगर प्रोविजन भी है और बेड डेट भी है तो बेड डेट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट में। अगर आपने सम्स किया होगा तो आपको ये पता होगा।
कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम? प्रोविजन फॉर बैड डेट में। आप फोन रोटेट कर लीजिएगा अपना। अब प्रोविजन एंड रिजर्व्स भी हमारा हो गया। अब आता है हमारा लास्ट चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका प्रैक्टिकल भी आएगा। वो जो 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, आप एक प्रैक्टिकल 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे आएगा ही आएगा। तो ये अच्छे से करके जाना। बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज, बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? पोजीशन स्टेटमेंट। एक्सपेंसेस विच रिमेन अनपेड एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जिसको आपने अभी तक दिया नहीं पर देना बाकी है, उसे हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन द अकाउंटिंग ईयर फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इस बार आपने दे दिया नेक्स्ट पीरियड के लिए, अभी आया नहीं है पर नेक्स्ट पीरियड के लिए आपने अभी दे दिया, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग ड्राइंग्स में ऐड करते हैं और कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कहाँ ऐड करते हैं? ड्राइंग्स में ऐड करते हैं, पर उसे डिडक्ट किससे करते हैं? हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डिडक्ट किससे करते हैं? कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। और कहाँ पे ऐड करते हैं? ड्राइंग्स में। अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को अरेंज करते हैं, उसे उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसीजर को मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या कहते हैं? मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज, क्लोजिंग स्टॉक को हम कौन सा वैल्यू में दिखाते हैं? तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, जो भी कम हो उसमें दिखाते हैं। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज, सेकेंड हैंड मशीन ने आपने खरीदा, फिर उसको आपने ठीक किया। ठीक किया तो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हो गया। नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब हम लोग जिससे हम सेल करने के लिए, रीसेल पर्पज, रीसेल पर्पज के लिए हम जो भी लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? करंट एसेट। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन याद रख लो। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उसमें हम क्या करते हैं? अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है? कौन से साइड में आता है? एसेट साइड में आता है। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। कहाँ पे? अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या? एसेट। तो अगर एसेट है, एसेट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। एसेट है तो एसेट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या? बैलेंस शीट इंक्लूड्स, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? एसेट एंड लायबिलिटीज आता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल होने से कैपिटल भी आएगा। तो ऑल अकाउंट्स या रेवेन्यू अकाउंट्स ओनली नहीं आएगा। मनी स्पेंड 20,000 इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोपराइटर। किसका है ये? प्रोपराइटर, मतलब पर्सनल खर्चा ऑन ट्रिप्स अब्रॉड। पर पर्सनल नहीं है, फॉर वो क्यों गया? ताकि परचेज कर सके कैपिटल एसेट्स। कौन सा एसेट? कैपिटल एसेट। तो ये कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेड डेट रिकवर्ड, आपको बेड डेट मिल गया। मिल गया मतलब वो आपके लिए कौन सा रिसिप्ट हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर क्या पूछा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको फॉर्मूला दिया, तो ये आपको फॉर्मूला आना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको 1,60,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ परचेज आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या आना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या है वो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000 दिया है, आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया 60,000, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। तो इधर आपका 1,60,000 आएगा और इधर आएगा 60,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज हम मान लेंगे एक्स। तो 60,000 प्लस और एक्स माइनस 40,000, तो 60 माइनस 40 हो गया 20। 20 को आप इस साइड ले जाएंगे तो 1,60,000 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 1,40,000। तो परचेज कितना निकल जाएगा? 1,40,000। तो इसके आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला से आपका इजीली बन जाएगा और इससे आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बहुत बार आता है। कैलकुलेट द ग्रॉस, सीयूईटी वगैरह में बहुत बार आते हैं, तो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट इफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग किसके में कैलकुलेट करते हैं? सेल्स में। और बोला है ये 25% ऑन सेल, पर कॉस्ट दिया है आपको। क्या दिया है? कॉस्ट। तो 25% ऑन सेल्स मतलब होता है आपको कॉस्ट दिया है 3,60,000, आप इसमें 100 पकड़ लो। आपका कॉस्ट अगर 100 है और आपका सेल्स 100 है, सेल्स में 25% प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कितना होगा? 25, मतलब आपका कॉस्ट कितना हुआ? 75। कितना हुआ? 75। मैथ आना पड़ेगा। तो 75 का वैल्यू आपको 3,60,000 दिया हुआ है, क्योंकि कॉस्ट कितना है आपके पास? 75, और 75 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3,60,000। तो 75 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3,60,000, तो आपका 100 का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो आपको क्या निकालने दिया?
ग्रॉस प्रॉफिट 100 का वैल्यू निकल गया, 100 माइनस 75 कर दीजिए तो 25 का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। वापस से उसी फॉर्मूला में आपको पूछा गया है, ठीक है? तो आपको याद रखना होगा। और ग्रॉस प्रॉफिट का और एक फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें सेल्स दिया गया और ग्रॉस प्रॉफिट इस बार सीयूजीएस के ऊपर दिया, कॉस्ट के ऊपर दिया, कॉस्ट का रेट पूछा। अब कॉस्ट हम लोग अगर 100 पकड़ ले तो ये हो गया 25, तो सेल्स हो गया 125, 125 का वैल्यू आपको दिया गया 2 लाख, तो आपका कॉस्ट इजीली निकल जाएगा। तो इसे इस फॉर्मूला से निकालना होता है। तो इस तरीका से हमने अपने सारे एमसीक्यूज कर लिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 विविधाम के बुक से। होप आपको कंसेप्ट सारा समझ में आया होगा और इजीली आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करिए। और आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए अभी नियरेस्ट एग्जाम के लिए, वो भी आप कमेंट करके बताइए। और होप आपको ये हेल्पफुल होगा। आप इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, ताकि ये वीडियो सबके काम आ सके। तो आपका ताकि आपका कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाए, आप एमसीक्यू भी सॉल्व करें, क्योंकि 40 मार्क्स का एमसीक्यू है और ओएमआर शीट आपकी जाएगी बोर्ड में चेक होने, तो आपको सावधानी से करना होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।